क्या आपको भी लगता है कि IMF का सबसे बड़ा लेनदार पाकिस्तान है? अगर हाँ तो आपका गणित गलत है, क्योंकि ये बाजी तो किसी और देश ने ही मारी है। पर कौन सा है वो देश? कौन है IMF का सबसे बड़ा कर्जदार? टॉप 5 की लिस्ट में कौन कौन आता है और दूसरों को कर्ज देने वाला IMF खुद कैसे कमाता है? चलिए जानते हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत स्थापित किया गया है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है और इसका मुख्य काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, ग्लोबल मॉनेटरी ऑपरेशन को सपोर्ट करना और अपने मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक हेल्थ को ट्रैक करना। IMF के लेनदारों में वैसे तो 100+ कंट्रीज हैं, जिनके पास टोटल 155 अरब डॉलर का कर्ज है, लेकिन सबसे बड़ा कर्जदार है अर्जेंटीना। ये साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है जो एक तरफ से एंडीज माउंटेन रेंज और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अर्जेंटीना 2.78 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ साउथ अमेरिका का दूसरा जबकि दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी कैपिटल सिटी है ब्यूनस आयर्स, जिसे 20वीं सदी में वेल्थ का सिनोनिम्स भी कहा जाता था, क्योंकि मिनरल्स प्रोडक्शन और उपजाऊ भूमि ने अर्जेंटीना को इतना पैसा दिया कि ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गया और इसे भविष्य की सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। 1913 में तो अर्जेंटीना की पर कैपिटा जापान, इटली और स्पेन से भी ऊपर थी और इसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स को साउथ अमेरिका का पेरिस कहा जाता था। लेकिन कहते हैं ना, पैसा कमाने से ज्यादा संभालना आना चाहिए, पर अर्जेंटीना ने ये कला सीखी ही नहीं और धीरे धीरे इस देश में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बढ़ती चली गई। 21वीं शताब्दी में ये आर्थिक बर्बादी, कंगाली, कर्ज और मुद्रास्फीति का नया चेहरा बन गया, वो भी सिर्फ कुछ गलत पॉलिसीज और भ्रष्टाचार की वजह से। वोट की राजनीति कर रही सरकार ने दोनों हाथों से पैसे लुटाए और सरकारी खजाना बिल्कुल खाली हो गया, जिसे भरने के लिए ना चाहते हुए भी IMF के सामने हाथ फैलाने पड़े, जिसके लिए 1956 में ये IMF का सदस्य बना और 1958 में देश ने पहली बार $75 मिलियन का कर्ज लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की। वहीं 2001 में 95 अरब डॉलर और 2015 में 57 अरब डॉलर कर्ज के रूप में ली। इस तरह हर बार कर्ज की रकम बढ़ती चली गई, लेकिन अर्जेंटीना के हालात नहीं सुधरे और आज की डेट में ये $41.79 बिलियन के साथ IMF का सबसे बड़ा कर्जदार है, जो टोटल GDP का लगभग 5.3% है। नेक्स्ट इज यूक्रेन। रूस से दो हाथ कर अपनी इकोनॉमी को गड्ढे में पहुंचा रहा यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसे पहली बार लोगों ने 1991 में जब सोवियत संघ टूटकर बिखरा तब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखा और तभी से यूक्रेन नाटो सहित यूरोपीय यूनियन जैसे गुटों से जुड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। ये देश दुनिया के सबसे बड़े अनाज एक्सपोर्टर्स में से एक माना जाता है, लेकिन फिलहाल इसे दूसरी सबसे कर्जदार कंट्री कहा जा रहा है, क्योंकि ये IMF के सबसे बड़े लेनदारों में दूसरी सीढ़ी पर बैठा है और कर्ज लेने की मुख्य वजह है देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश। लेकिन इस कोशिश को पलीता लगा रही है रूस के साथ छिड़ी जंग, जिसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए यूक्रेन ने हाल ही में 100 अरब डॉलर यानी कि 8.3 लाख करोड़ के अमेरिकन हथियार और 50 अरब डॉलर मतलब कि 4 करोड़ 15 लाख के ड्रोन्स खरीदने की घोषणा की। पर शॉकिंग न्यूज ये है कि यूक्रेन की GDP $205.74 बिलियन है, जो देश के लोगों को रोजगार देने के लिए ही कम पड़ रही है। तो फिर हथियार खरीदने के पैसे कहां से आ रहे हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, कर्ज, कर्ज और कर्ज। 2024 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूक्रेन पर टोटल GDP का ऑलमोस्ट 89.80% कर्ज है और कई रिपोर्ट्स तो इसे 90% तक बताती है। मतलब सिर्फ 10% पैसा देश दे रहा है, बाकी तो कर्जदान दे रहे हैं। और इस लिस्ट में भी सबसे बड़ा नाम है IMF का। 3 सितंबर 1992 को IMF का मेंबर बनने के बाद 1998 में देश ने $2.2 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा यानी कि IMF की मंजूरी ले ली। फिर छोटी मोटी रकम के बाद 2008 में $16.4 बिलियन ऋण के रूप में लिया। इसके बाद भी पैसों का लेन देन जारी रहा और 2022 में रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन ने $1.4 बिलियन की इमरजेंसी हेल्प ली, जबकि हाल ही में 30 जून 2025 को यूक्रेन के लिए पूरे $500 मिलियन की हेल्प को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही यूक्रेन पर IMF का $10.6 बिलियन का कर्ज बकाया है, जो कुल GDP का 3.2% के लगभग है। नेक्स्ट इज इजिप्ट। इजिप्ट वैसे तो अफ्रीकन कंट्री के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है, इसीलिए ये अफ्रीका और एशिया के चौराहे पर स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है, जिसका ज्यादातर भाग नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इस देश की मिसाल 7 वंडर्स में शुमार गीजा के पिरामिड के लिए दी जाती है, जबकि प्राचीन मिस्र सभ्यता स्फिंक्स के रूप में कमाल की वास्तुकला भी इसकी एक पहचान है। ये देश भूमध्य सागर, लाल सागर, सूडान, लीबिया और इजराइल का पड़ोसी है और स्वेज नहर के जरिए एशिया और अफ्रीका से कनेक्टेड है। वैसे तो मिस्र उतना अमीर नहीं, लेकिन इसे गरीब भी नहीं कह सकते, बल्कि ये एक मिडिल क्लास कंट्री है, जहाँ एवरेज आय के साथ साथ इकोनॉमिकल चुनौतियाँ भी उठती रहती है और पॉवर्टी रेट को कम करने, आर्थिक स्थिति को मजबूत
करने के लिए अक्सर देश को बाहरी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लोन, कर्ज या आर्थिक सहायता की भी मदद रहती है। इजिप्ट को फाइनेंशियली हेल्प करने वालों में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, जो देश को अरबों डॉलर का कर्जा दे चुके हैं। लेकिन अगर किसी संगठन या ग्रुप की बात करें तो सिर्फ IMF ही है जो इजिप्ट को भर भर कर पैसा उधार देता है। इजिप्ट ने पहली बार 2016 में IMF का दरवाजा खटखटाया और तब उसे 12 अरब डॉलर आर्थिक अस्थिरता को सुधारने, विदेशी मुद्रा फंड को भरने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दिए गए थे। कहते हैं कि इजिप्ट ने इस कर्ज का बखूबी फायदा उठाया और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी को काफी हद तक संभाल भी लिया। लेकिन कर्ज भी तो माया जाल है जो एक बार किसी को उलझा दे तो फिर जिंदगी भर फंसाए रखता है। इजिप्ट के साथ भी यही हुआ, क्योंकि देश का वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम इम्पोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट पॉलिसीज लगातार बढ़ता व्यापार घाटा भी देश की रीढ़ तोड़ रहा है। महंगाई आसमान छू रही है और विदेशों में रह रहे लोगों ने पैसे भेजने कम कर दिए, जिस वजह से विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली हो रहा है। कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहा है। आज भी ये देश आर्थिक रूप से कर्ज की लाठी लेकर चलने को मजबूर है। 2017 में 20 अरब डॉलर के बाद लगातार सेम अमाउंट का 3 बार IMF लोन पास किया गया। 2024 में 8 अरब डॉलर लिए और इस तरह आज की डेट में देश पर IMF का 7.2 बिलियन डॉलर कर्ज बकाया है, जो इसके टोटल कर्ज का लगभग 44.7% है। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। 25 करोड़ प्लस पॉपुलेशन के साथ दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है पाकिस्तान, जो चीन, भारत, अफगानिस्तान और ईरान से अपना बॉर्डर शेयर करता है और इसका जन्म 1947 में भारत से अलग होकर हुआ। तब पाकिस्तान की यारी अमेरिका जैसे मजबूत देशों के साथ थी और इसकी इकोनॉमी भी लगभग सही दिशा में भाग रही थी। न्यूक्लियर पावर से लेकर वेपन्स, सिक्योरिटी और स्पेशली आतंकवाद पर खर्च करने वाले इस देश में पैसों की लगभग कोई कमी नहीं थी। लेकिन 2025 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में लगभग 12.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए और पॉवर्टी रेट 44% बना हुआ है। आलू से लेकर दाल, तेल, LPG, यहाँ तक कि चाय पत्ती भी हजारों रुपए किलो के भाव में बिक रही है, जिस वजह से 16.5% लोग ऐसे हैं जो गरीबी का भी एक्सट्रीम लेवल झेल रहे हैं। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ हर साल 1.57% की दर से हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ का कुछ अता पता ही नहीं। इसीलिए लोगों का पेट और सरकारी खजानों को भरने के लिए पाकिस्तान का एकमात्र सहारा है कर्ज, जो वो कभी अपने लंगोटिया यार चाइना से लेता है तो कभी वर्ल्ड बैंक और IMF से। पाकिस्तान उन लेनदारों में से है जो एक कर्जा ना चुकाने पर दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं और जब दूसरा भी नहीं देता तो उसी के कर्जे में से कुछ पैसे पहले वाले को देकर उससे दोबारा कर्ज उठा लेते हैं। इस रणनीति के चलते पाकिस्तान IMF से अब तक 24 बार कर्ज ले चुका है। वैसे तो ये 1950 में IMF का सदस्य बना, लेकिन पैसों की जरूरत पैदाइश के करीब 8 साल बाद पड़ी और 1958 में पहले बेल आउट पैकेज के रूप में IMF से $25,000 मिले, जो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसने मैनेज कर लिया और 1965 में भारत से जंग के दौरान $37,500 का फिर से लोन ले ली। इसके सिर्फ 3 साल बाद ही $75,000 और फिर 1971 में बांग्लादेश से लड़ाई के बाद तो पाकिस्तान बिल्कुल फटेहाल हो गया। इसीलिए उसने लगातार IMF से कर्ज लिया। इस तरह 1977 में $80,000, 1980 में $3.49 लाख और 1981 में $7.30 लाख का कर्ज मिला। रकम बढ़ने का कारण था अमेरिका की मेहरबानी। पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2023 में $3 बिलियन, 2024 में 7 और 2025 यानी इसी साल $1.02 बिलियन के कर्ज के साथ पाकिस्तान पर IMF का टोटल पैसा होता है $6.7 बिलियन का कर्ज। एंड द लास्ट इज इक्वाडोर। अपनी बायोडाइवर्सिटी और कमाल की वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा पर स्थित है, जिसकी राजधानी है क्विटो और सबसे बड़ा शहर है गुआयाकिल। दोस्तों, इक्वाडोर की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बड़ी कमाल की है। कोस्टल लाइंस, एंडीज पहाड़, अमेज़न वर्षावन और गैलापागोस जैसे द्वीप समूह की वजह से यहाँ गैलापागोस पेंगुइन, इगुआना और विशाल कछुए देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इक्वाडोर की इकोनॉमी ऑयल और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, लेकिन सही रणनीति की कमी, भ्रष्टाचार की वजह से बेरोजगारी, आय असमानता और गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि प्राकृतिक आपदाएं और क्लाइमेट चेंज भी इसे इकोनॉमिकली काफी डिस्टर्ब कर रहा है और स्टेबिलिटी के लिए इक्वाडोर ने लोन का रास्ता इख्तियार किया। वैसे तो इक्वाडोर के कर्जदारों की लाइन काफी लंबी है, लेकिन IMF से इसका लेन देन 1961 में शुरू हुआ। इसके बाद लेन देन का सिलसिला चलता रहा और 2000 में इसने $226.73 मिलियन का भारी भरकम कर्ज दिया, जबकि 2020 में यही अमाउंट बढ़कर $6.5 बिलियन तक पहुंच गया। आज की डेट में इक्वाडोर पर IMF का टोटल $6.6 बिलियन का लोन बकाया है। ये तो सिर्फ 5 देश हैं, ऐसे टोटल 100 प्लस कंट्रीज हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर में IMF का पैसा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि IMF के पास इतना पैसा कहां से आता है।
इसका जवाब है फंडिंग या फिर फीस। जैसे हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं और फिर फीस जमा करनी होती है, वैसे ही IMF का सदस्य बनने के लिए भी देशों को अपनी GDP, इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग फीस या फंड जमा करना होता है और फिर इसी पैसे में से सदस्य देशों को लोन दिया जाता है। कई बार देशों को कर्ज देने के लिए IMF खुद भी कर्जा लेता है और इसे न्यू अरेंजमेंट टू बोरो कहा जाता है। और जो सदस्य देश कर्ज लेते हैं उसे बायलैटरल बोरोइंग एग्रीमेंट्स कहा जाता है। और कर्ज देने के बदले IMF सदस्य देशों के सामने तगड़ी शर्तें भी रखता है, जैसे ब्याज दर मानना और समय से पहले न चुकाने पर ब्याज बढ़ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत भी IMF का लेनदार है, पर कितने $1 बिलियन का, ये आप हमें बताएं कमेंट्स में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।